फैसल खान उर्फ खान सर कोचिंग पर फायरिंग मामले पर बड़ी खबर है। खान सर को गिरफ्तार पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। 24 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रात भर कोचिंग के सामने छात्र खड़े रहे, पुलिस की गाड़ियां आती जाती रही, पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस आज भी गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालेगी। तो देखिए, लगातार गिरफ्तारी के तलवार खान सर पर, लेकिन इन सब के बीच ये घंटों की कड़ी मशक्कत चलती रही और लगातार पुलिस की मौजूदगी यहां पर बनी रही। लेकिन इसके बावजूद जो छात्र थे, खान सर के जो स्टूडेंट्स थे, वो लगातार कोचिंग सेंटर पर अड़े हुए थे और रात भर कह सकते हैं कि ये जो ड्रामा है वो चलता रहा। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, गिरफ्तारी कब हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या कुछ चल रहा है खान सर को लेकर अभी? देखिए, पुलिस जो है वो लगातार छापामारी और उसमें दबिश जो है वो बनाए हुए है। देर रात जो है ये सूचना मिली कि खान सर जो है वो उसी कोचिंग में मौजूद है और जिसे लेकर के पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो सुबह के 3 से 4 बजे तक जो है लगातार गश्त करती रही। लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी, वहां पे कोचिंग के सामने जो है बड़ी संख्या में जो छात्र है वो मौजूद रहे और इस गिरफ्तारी के डर से जो है वो लगातार छात्र जो है वो खान सर के समर्थन में खड़े रहे। हालांकि पूरी रात पुलिस गश्त करने के बाद भी जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो इस पूरे मामले को FIR को दर्ज हुए 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है फैसल खान को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आज पुलिस जो है वो एक बार फिर से दबिश बढ़ाएगी और खान सर की गिरफ्तारी आज सुनिश्चित करेगी। जी, खान सर इस बात का दावा जरूर कर रहे थे, जो न्यूज 18 के रिपोर्टर ने बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी मदद, पूरा कॉपरेशन करेंगे पुलिस के साथ, लेकिन आखिर लुका छिपी का खेल क्यों? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से अगर इसमें FIR हो चुकी है और लगातार अगर उसके बाद मामले सामने आए हैं, जिस तरह से उनके गार्ड ने ये कबूलनामा किया है कि खान सर के कहने पर ही देखा जाएगा। पहले से अपनी बात से मुकरते रहे हैं, बात से हमेशा पलटते रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पे अब FIR हुई, पुलिस के पूछताछ में उन्हें मदद करनी चाहिए, सामने खुल करके आना चाहिए। ऐसे में उनके गायब रहना जो है वो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि कल जो है वकील को भी वहां पे बुलाया था उन्होंने और वकीलों से राय भी ली थी, लेकिन देखना होगा कि आज पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। अब चूंकि सुबह का वक्त है, क्या छात्र अभी भी वहां कोचिंग सेंटर पर डटे हुए और क्या खान सर कोचिंग के अंदर ही है, इसकी पुष्ट जानकारी है? देखिए, खान सर के कोचिंग में रहने को लेकर के कई बातें जो है वो सामने आ रहे हैं। खान सर की कोचिंग के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि खान सर अंदर ही हैं, लेकिन कई सूत्रों से पता चल रहा है कि वो अंदर थे लेकिन वो चुपके से बाहर निकल गए हैं। हालांकि खान सर की कोचिंग में आज सुबह भी वहाँ पे छात्रों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सुबह में यहाँ पे एक क्लास रखा गया है। अब देखना होगा कि ये क्लास जो है वो खान सर खुद लेते हैं या कल तरीके से अपने खुद को लेकर के छात्रों के सामने बचाव में तो CCTV फुटेज दिखा के देख सकते क्लास लिया था। आज क्या वो कार्रवाई होती है या फिर वहाँ पे? चलिए, बिल्कुल नजर बनाकर रखिए इस कोचिंग सेंटर पर, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं पटना से। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और छात्रों को संभालने के लिए पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ी है और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में अभी पुलिस फोर्सेस की तैनाती इस बात को लेकर की गई है कि छात्र लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि पहले खान सर कहते हैं कि उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की गई है, कम से कम 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी है। इस मामले में उन्हीं के कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड गिरफ्तार होते हैं और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, माना जा रहा है ये साक्ष्य है जिसमें गोली चलाते हुए गार्ड दिखाई दिए हैं। और जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इसके बाद से ये पूरा मामला उल्टा पड़ गया और कहा जाने लगा, सवाल उठने लगा कि क्या खान सर ने झूठ बोला है, क्या खान सर, क्योंकि वो बहुत फेमस है, क्या इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे
और इस वजह से ये सब कुछ उन्होंने गढ़ा है। अब उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरी घटना में आखिर उन्होंने ये तमाम बातें क्यों कही, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि गार्ड से गोली उन्होंने खुद चलवाई थी। तो ये जो तमाम अहम सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि खान सर इसका जवाब दें, तो अब उसके लिए गिरफ्तारी की कोशिश। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, पुलिस फोर्सेस की तैनाती ताकि छात्रों को हैंडल किया जाए। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर फायरिंग मामले से जुड़े कई नए वीडियो सामने आने के बाद और खान जीएस के सुरक्षा कर्मियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब खान सर को पुलिस ढूंढ रही है, टीम गठित कर दी गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मशहूर शायर बशीर बद्र की ये लाइनें आजकल बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैसल खान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। सैकड़ों छात्रों के बीच लाइव जुड़े हजारों छात्रों को डिजिटल बोर्ड पर कान में ईयरबड और अत्याधुनिक माइक लगाकर पढ़ाने वाले खान सर को पटना से दिल्ली तक कौन नहीं जानता। लेकिन कोचिंग संचालकों के बीच शुरू हुई वर्चस्व की जंग ने एक बड़े कोचिंग संचालक को जेल तक पहुंचा दिया और खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवाद की शुरुआत 2 जून को रात 10 बजे होती है। खान जीएस में तोड़फोड़ की खबरें आती है। खान सर उर्फ फैसल खान ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ तक तो सब कुछ खान सर के फेवर में ही था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ही इस बात की पुष्टि हो गई, ये कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। फिर क्या था, पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने फायरिंग की बात तो कबूल कर ही ली, साथ में ये भी कहा कि खान सर ने गोली चलाने को कहा। उन्होंने कहा, खड़े क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। फायरिंग मामले से जुड़े कई नए वीडियो सामने आने और खान जीएस के सुरक्षा कर्मियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया। फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाम दिया गया है। कुछ देर दोपहर तक जो है वो खान सर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो खान सर फिलहाल यहाँ पे नहीं है और उसके बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि खान सर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस बीच फैसल खान अपने कोचिंग से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है और वकीलों की सलाह ले रहे हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल किया और वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं। जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। सवाल है, पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा। सवाल है कि कानून का सम्मान की बात कहने वाले खान सर एफआईआर होते ही अंडरग्राउंड क्यों हो गए? खान सर की कोई गलती नहीं तो फिर पुलिस से बच क्यों रहे हैं? सवाल है कि जिस कोचिंग में गोली चलती हो वहां पढ़ाई क्या होती हो? क्या पटना के कोचिंग वर्चस्व का अड्डा बन गए हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी, गायब हुई 4 नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद की गई हैं। मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षक मोहम्मद अशफाक आलम पर भगाने का आरोप लगा था और पुलिस ने मोहम्मद अशफाक आलम को गिरफ्तार भी कर लिया है। शिकारगंज थाने की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मदरसा शिक्षक मोहम्मद अशफाक आलम मदरसे में ही पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाता है और उसके बाद उसके चारों सहेलियों को एक साथ भगा देता है। मोहम्मद अशफाक आलम करशिया गांव के ही मदरसे में पढ़ाता था
और इस मामले में देखिए ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाना के सहिया की पढ़ने वाली 4 नाबालिग लड़की एक गायब हो गई और ये बड़ा मामला सामने आया। पुलिस की भी परेशानी बढ़ गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो ये जानकारी मिली कि करसहिया गांव में ही एक मदरसे में पढ़ाने वाला जो युवक है मोहम्मद अशफाक आलम, उसने ही इस 4 लड़कियों को बाला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको भगाने का काम किया था। पुलिस ने अशफाक आलम को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। और जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि मदरसे में पढ़ाने वाला ही जो शिक्षक है मोहम्मद अशफाक आलम, एक लड़की से प्रेम जाल में उसको पहले फंसाया, उसके बाद 4 उसको दोस्तों को भी साथ लेकर वो भाग गया था। पुलिस ने अवनीश, क्या इस मामले में जो 4 बच्चियां जो इस शिक्षक के साथ गई थी या जिसे आरोप लग रहा है कि शिक्षक ने भगाया था, क्या उनका बयान अब तक सामने आया है? देखिए, 4 नाबालिग जो बच्चियां हैं उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो पुलिस को जो जानकारी मिली है कि एक नाबालिग लड़की के साथ मोहम्मद अशफाक आलम का प्रेम था। पहले उसने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके 3 और सहेलियों को भी उसको साथ में लिया और 4 लड़की को एक साथ उसने भगाने का काम किया था। परिवार के लोगों ने इसकी शिकायत जो है शिकारगंज थाने में की और जब थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है और मोहम्मद अशफाक आलम जो मदरसे का शिक्षक था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति बढ़ गई है। जेडीयू और बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। अठारह जुलाई को बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। 8 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जिसके पहले राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने में जेडीयू ने बाजी मार ली है। जेडीयू की ओर से 4 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद। जेडीयू की लिस्ट न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगाने के लिए काफी है। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि जेडीयू में निशांत कुमार और ललन मंडल का नाम तय है। सिर्फ 2 नामों पर चर्चा चल रही है। आखिर वो दोनों नाम भी तय कर पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी। आधी आबादी को सशक्त बनाए जाने का जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसके अनुरूप आधी सीटें महिलाओं को दी गई हैं, अर्थात 2 सीटें महिलाओं को आवंटित की गई हैं और इन 4 सीटों में 3 अति पिछड़ी जातियों से संबद्ध हैं, 1 पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू के बाद बीजेपी ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित का नाम शामिल है। बता दें, बिहार में 10 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव है। इनमें 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में जा रही है। बीजेपी के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद विधान परिषद चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास आसानी से 8 सीट जीतने का आंकड़ा है, जबकि विपक्ष के पास 1 सीट के बराबर संख्या बल है। लेकिन एनडीए के नेता 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी से एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शीला पंडित ने खुशी का इजहार किया। शीला पंडित ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। विधान परिषद का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी को और जो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय नेतृत्व के सभी गणमान्य लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। तो मैं उनकी जिम्मेदारी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा में कटौती की गई है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी नए नियम के तहत सुरक्षा मिलेगी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज है।
बिहार में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासत गरमाई हुई ही थी कि इस बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी में कटौती की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए नियमों के मुताबिक तय की गई है। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा। अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर बिहार की सियासत एक बार फिर लाल हो गई। जहां आरजेडी सुरक्षा में कटौती पर सवाल उठा रहा है, तो एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा मुहैया कराती है। वो निर्णय करती है कि किनको सुरक्षा बढ़ाने, किनको सुरक्षा घटाने। आप लालू जी और राबड़ी जी की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए उतनी सुरक्षा सरकार दे रही है। थ्रेट किसी पर होता है तो सुरक्षा बढ़ाई जाती है, थ्रेट हटता है तो सुरक्षा घटाई जाती है। सरकार निर्णय करती है ना, सरकार का निर्णय है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा समिति है जो वो निर्णय करती है, तो मैं समझता हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा का गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया होगा। लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका Z+ सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस सुरक्षा को हटा लेने से इनकी जान पे अगर कुछ खतरा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले दोनों को सुरक्षा खतरों को देखते हुए Z+ श्रेणी की दी गई थी, यानी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा का लाव लश्कर बड़ा था। लेकिन दोनों नेता लंबे समय से किसी सक्रिय प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया। सुरक्षा समिति ने मौजूदा पद, राजनीतिक गतिविधियों और खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह फैसला लिया है। लेकिन पहले राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस और अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में बैठक। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद होंगे। संगठन सृजन साथी अभियान को लेकर बैठक होगी। सभी 53 सांगठनिक जिलों के अध्यक्ष इसमें पहुंचेंगे और देखिए मजबूती पर चर्चा की जाएगी। पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की अहम बैठक आज है। संगठन सृजन साथी अभियान पर बैठक सभी मिलकर करेंगे। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक आज है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस बिहार प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में होंगे। इसके अलावा जो 53 सांगठनिक जिलों के अध्यक्ष हैं, वो भी इस मीटिंग में होंगे। अब बात टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री की। एसवीयू की टीम ने टेंडर घोटाले में ऋषुश्री के सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेंडर घोटाले में एसबीयू का बड़ा एक्शन। ऋषु का सहयोगी संतोष कुमार गिरफ्तार। पूरे टेंडर नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बड़ा चेहरा। बिहार में टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री के भ्रष्टाचार के नेटवर्क का राज खुलता जा रहा है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। संतोष कुमार से एसवीयू की टीम गहन पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से पूरे टेंडर नेटवर्क और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों का नाम सामने आ सकता है। संतोष कुमार मातोश्वरी कंपनी का निदेशक है। ऋषुश्री की पत्नी
रीतांबरा कुमारी भी इसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कंपनी के जरिए कई वित्तीय और ठेके से जुड़े लेन देन को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक संतोष कुमार पहले ऋषुश्री फाइनेंसर भी रहा है। ऋषुश्री ने मातेश्वरी कंपनी के निदेशक संतोष को कई विभागीय टेंडर दिलाए। अब पूछताछ में विभागीय टेंडर के राज से पर्दा उठ सकता है। कई आईएएस अधिकारी अब जांच के रडार पर हैं। जांच में सामने आया है कि मातोश्वरी कंपनी का संचालन सुपौल से चल रहा था। जांच एजेंसी को संदेह है कि सरकारी विभागों में निकलने वाले टेंडरों की जानकारी पहले से जुटाकर मनचाही कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम इसी नेटवर्क के जरिए किया जाता था। संतोष को इस नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। ईडी की जांच में ऋषुश्री से जुड़े मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों से कई अहम जानकारियां मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए डेटा, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ऋषुश्री खुद को कई वरिष्ठ अधिकारियों का करीबी बताकर प्रभाव जमाता था। जांच में यह भी सामने आया कि वो कुछ अधिकारियों को बातचीत के दौरान आईएएस भैया कहकर संबोधित करता था। ईडी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ऋषुश्री ने अवैध तरीके से 265.73 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। अधिकांश लेन देन हवाला नेटवर्क के जरिए किए गए। ऋषुश्री की भ्रष्टाचार और काली कमाई से लगातार पर्दा उठ रहा है। संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।